नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है अपनी यूनिवर्सिटी के अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। जो लोग वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं फिर से लेके आया हूं फिजिक्स के ऊपर जो अपना टॉपिक चल रहा था रे ऑप्टिक्स का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और उससे पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाह रहा हूं कि जो वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं, सेकेंड ग्रेड टीचर साइंस से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमारे बैच प्रारंभ है, ऑलरेडी चल रहे हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आपको फैकल्टी का यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिख रहा होगा, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है, आपको बायो के लिए दो फैकल्टी यहाँ पर है, आशीष सर और ममता मैम। ठीक है, ममता मैम के लेक्चर आपको यूट्यूब पे लाइव भी मिल रहे होंगे। संगीता मैम के सुबह 10 बजे लाइव मिलते हैं। ममता मैम के आपको आज से 8 बजे लाइव लेक्चर मिलने वाले हैं यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, ऐप पे तो क्लास चल ही रही है, तो हम एक्स्ट्रा आपको गाइडेंस के लिए, थोड़ा सा और मोटिवेट करने के लिए, जो बच्चे को किसी और टॉपिक में तैयारी आती है हमारे से जुड़ सके, उसके लिए थोड़ा सा हम यूट्यूब पे भी आपको गाइड कर रहे हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक से वहां पर कर रहे हैं। आप हमारे से कनेक्ट होने के लिए ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या क्यूआर कोड को आप स्कैन कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं आप, यहाँ पर नाम दे रखा होगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, तो वहां से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, ताकि आने वाले जितने भी हमारे रिगार्डिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाएंगे, और भी जो भी अपडेट्स हैं उनकी रिगार्डिंग आपको जानकारी मिल जाएगी। साथ में जो पैनल पीडीएफ है वो भी आपको वहां पर मिल जाएगी। तो यूट्यूब पे जो भी पढ़ाया जाएगा उसकी पैनल पीडीएफ आपको वहां पर मिल सकती है। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं कि आज क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं आपसे। तो थोड़ा सा मैं बता दूं, जो छात्र या जो मित्र मेरे पहली बार इस चैनल पे आए हैं, तो आपका चैनल का नाम आपको पता लग चुका होगा, अपनी यूनिवर्सिटी आरपीएससी एग्जाम के। आरपीएससी एग्जाम, जो आरपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, उससे रिलेटेड आप यहाँ पर कंटेंट आपको मिलता है। तो अभी मार्केट में बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है, माहौल गर्म है कि वरिष्ठ अध्यापक की वैकेंसी आने वाली, और ये बात सत्य भी है। 1 महीने के अंदर अंदर हमें दिख जाएगा कि वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, सेकंड ग्रेड की। थर्ड ग्रेड की थोड़ी लेट आएगी, क्योंकि उससे पहले रीट की पात्रता परीक्षा होने बाकी है, तो थर्ड ग्रेड की वैकेंसी लेट आएगी। तो जो विद्यार्थी सोच रहे हैं कि सेकंड ग्रेड की तैयारी करें, थर्ड ग्रेड की तैयारी करें, तो मैं बता दूं कि सेकंड ग्रेड की वैकेंसी डेफिनेटली आने वाली है, तो आप सेकंड ग्रेड के साथ जाएं। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है, ज्ञानधारा सीरीज अपन फिजिक्स में चला रखे हैं, जिसमें रे ऑप्टिक्स अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं। ये टॉपिक ऐसा है जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, सबसे बड़ा टॉपिक है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस भी यहीं से आने के चांसेस बनते हैं। 4 के आसपास क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से आने के, इसीलिए अपन ये टॉपिक लेके चल रहे हैं। ठीक है, आज इसका 7वां लेक्चर है, 7वां लेक्चर यहाँ पे है इसका। इससे पहले अपन ने 6 लेक्चर कंप्लीट कर लिए, जिसमें अपन ने पूरा अपवर्तन और पूरा परावर्तन कंप्लीट कर लिया है, उसके एमसीक्यूज कर लिए, सारे इंपॉर्टेंट पार्ट उसके कर लिए हैं। ठीक है, आगे भी 3-4 और लेक्चर आएंगे इसके सीरीज कंप्लीट होने के लिए। फिर अपन बात करेंगे कि आज अपना कौन सा टॉपिक है, जिसका नाम है पूर्ण आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, आगे चर्चा करेंगे उसकी, आप यहां पर इमेज देख के आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करके। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले पूर्ण आंतरिक परावर्तन है क्या चीज। ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ज्यादा हार्ड नहीं रहेगा ये आप लोगों के लिए, और पढ़ेंगे यहाँ पर लाइव देखेंगे तो वैसे ही आपके लिए चीजें आसान बना के लेके आते हैं हम। चलिए देखिए, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो आपका टॉपिक का नाम है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। होता क्या है ये, ठीक है, पहले समझ लेते हैं फिर डेफिनेशन पढ़ लेंगे। ठीक है, देखिए आपके पास यहाँ 2 माध्यम है, ये माध्यम फर्स्ट है और ये माध्यम सेकंड है। ठीक है, ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। सघन विरल माध्यम का फर्क क्या पड़ता है, यहाँ पर डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पर डेंसिटी कम होती है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं प्रकाश का वेग यहाँ पर कम है और प्रकाश का वेग यहाँ पर ज्यादा है। ठीक है, तो देखिए सघन माध्यम, विरल माध्यम। ठीक है, यहां पर प्रकाश की किरण अपनी सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जा रही है। ठीक है, ये आप देख के चलना। ठीक है, तो ये किरण है, ये सीधी गई तो ये सीधी की सीधी निकल जाएगी। ठीक है, कोई भी इसमें चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो मैंने इस किरण को एक पर्टिकुलर एंगल से डाला, ये आपका अभिलंब है, ये इंसिडेंट एंगल है ना, आपतित कोण है। इस एंगल से डाला, तो आपको पता है जब अपन ने अपवर्तन पढ़ा था कि अगर किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। देखो ये अभिलंब था तो ये दूर हट गई, यहां पर आ गई। देखो इतना एंगल था, ये दूर हट गई, एंगल आर बना लिया आपसे। ठीक है, मतलब जो भी एंगल आई होगा, मतलब इंसिडेंट एंगल होगा, उससे ज्यादा का एंगल वो बनाएगी। ठीक है, चलो अब मैंने क्या किया, थोड़ा सा एंगल बढ़ा के दिया, ये वाला है ना, इस दिशा में ये अभिलंब है, तो देखो ये एंगल आई डेस हो गया। मैंने एंगल बढ़ा दिया, कौन सा एंगल बनाया, आपतन आपतित एंगल मैंने बढ़ा दिया, मतलब इसको ज्यादा एंगल से मैं आपतित करवा रहा हूं, यहां पर इंसिडेंट करवा रहा हूं। तो ये अभिलंब है, तो आपको पता है अभिलंब के से दूर हट जाएगी वो,
तो ये देखो ये एंगल आर बनाते हुए किरण दूर हट गई, है ना, ठीक है। अब एंगल आई को और बढ़ा दो, तो ये मैंने एंगल आई बढ़ा दिया और भी ज्यादा, ये देखो यहां बढ़ा दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, ये अभिलंब से दूर हट गई, पहले ऐसे थी अब ऐसे हो गई, अब बिल्कुल ऐसे हो जाएगी, देखो अभिलंब से, ठीक है। ये तो अभिलंब और परावर्त और अपवर्तित किरण के बीच में 90 डिग्री का यहां पर क्या बन गया, एंगल बन गया यहां पर, ठीक है, एंगल बन गया। तो देखिए आपने एक ऐसी किरण ऐसे कोण से आपतित किया जिससे जो अपवर्तित किरण है और अभिलंब के बीच में 90 डिग्री का क्या बन गया, कोण बन गया। यह आपकी क्या थी, अभिलंब था, ठीक है। तो कितने डिग्री का कोण बन गया, 90 डिग्री का कोण बन गया आपका, ठीक है। तो यहां पर एक चीज बताइए, जो एंगल है जिसे एंगल आईसी बोला गया है, क्या बोला गया है, एंगल आईसी, ठीक है। ये एक ऐसा पर्टिकुलर एंगल है, इस एंगल से, इस कोण से जब कोई भी किरण क्या होती है, आपतित होती है, तो अपवर्तित किरण क्या होती है, अभिलंब बना लेती है, अभिलंब से 90 डिग्री का कोण बना लेती है, ठीक है। और अगर इससे अधिक कोण पर, इस एंगल आई से भी अधिक कोण पर मैं किरण को आपतित कराऊं, ठीक है, तो ये किरण बाहर निकलने के बजाय अंदर की तरफ आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि आपने बोला, पढ़ा हुआ है, आपने देखा हुआ है, आपको ये चीज पता है कि जितना भी आपतित किरण होता है, जैसे मान के देखो यहां पर अपन समझ के चलते हैं, ठीक है। तो ये अभिलंब है और ये आपतन कोण है, तो ये जो अपवर्तन कोण होता है ये वाला, ये हमेशा इस आई से ज्यादा होता है, ठीक है, आई से ज्यादा होता है। तो ये देखिए इस पर्टिकुलर आई पे 90 डिग्री है, इस आई को और बढ़ा दिया मैंने यहां पर, तो ये अंदर की तरफ आ जाएगी इस तरह से, ठीक है। तो इस घटना को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसको दोबारा समझते हैं क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। अब परिभाषा से समझते हैं इस टॉपिक को, ठीक है, बहुत आसान है। देखिए जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गति करती है, ये सघन माध्यम, ये विरल माध्यम, तो यहां से गति करके ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। अपन ऐसे बोल सकते हैं किसी कांच में से निकल के एयर में आ रही है, हवा में आ रही है, लेकिन नॉर्मली क्या देखने को मिलता है कि हवा से, एयर से कहां आती, कांच में, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रही है, कांच से निकल के हवा में जा रही है, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। तथा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर या उससे अधिक हो तो, है ना, ये आपतन कोण है, देखो ये आई, आई डेस, ये एंगल आई, यहां पर एंगल आई डेस, यहां पर एंगल आई सी, और ये जो अपन इंसिडेंट कर रहे हैं, ठीक है, एंगल आईसी से ज्यादा का एंगल अपन क्या कर रहे हैं, इंसिडेंट करवा रहे हैं, ठीक है, एंगल आईसी से ज्यादा का अपन करवा रहे हैं, है ना, ठीक है। तो क्रांतिक कोण या उससे बराबर, क्रांतिक कोण ये आईसी है, इसके बराबर या इससे अधिक आपतन कोण डालते हैं तो किरण पुनः उसी सघन माध्यम में लौटती। देखिए किरण वापस इधर आ गई, इधर से तो आई थी और वापस इधर की तरफ आ गई, तो सघन माध्यम में वापस लौट गई, तो इसे बोलते हैं पूर्ण परावर्तन, ठीक है, लौट जाएगी। तो प्रकाश की इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं कि अंदर की सतह द्वारा अंदर ही क्या हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन हो गया, ठीक है। होना तो क्या चाहिए, अपवर्तन, लेकिन ये वापस अंदर की तरफ लौट गई, इसलिए इसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एंगल आई पे भी अंदर की तरफ आएगी, एक पर्टिकुलर एंगल से अधिक एंगल पे अपन जब डालेंगे तब ही वो किरण वापस अंदर की तरफ लौटेगी, ठीक है। तो ये जो आईसी लिखा गया है इसे बोलते हैं क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण की डेफिनेशन क्या है, देखिए वह कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री का हो जाए क्रांतिक कोण कहलाता है, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं इस चीज को, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये आपका कोई माध्यम है, यहां पर ये अभिलंब है, मैंने यहां पर किरण डाली आई, ठीक है। तो आई एक पर्टिकुलर एंगल से डाली, तो जिससे निकलने वाली है वो इस तरह से बन जाएगी, है ना, वो इस तरह बन गई, देखो ये वाली, तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया, ठीक है। वह आपतन कोण एंगल आई जिसके लिए अपवर्तन कोण ये वाला एंगल आर कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो क्रांतिक कोण कहलाता है। अब देखिए अगर मैं इससे अधिक का लेके आऊंगा, अधिक कोण से आपतित कराऊंगा, तो ये अंदर की तरफ मुड़ जाएगी, क्योंकि आपको पता है आपतन कोण से ज्यादा होता है बाहर वाला कोण, है ना, इस तरह से। तो इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। इसके क्या क्या उपयोग है, क्या क्या चीजें देखते हैं अपन, है ना, ठीक है। तो देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कुछ शर्तें हैं, ये शर्तें माननी पड़ेगी तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। क्या है शर्तें, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रतिकृत पृष्ठ पर आपतित होनी चाहिए, मतलब हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। किससे, सघन से कहां जानी चाहिए, विरल में जानी चाहिए, ठीक है। अगर विरल से सघन में आएगी तब ये कभी भी घटना घटित नहीं होगी, हमेशा सघन माध्यम में ये घटना घटित होती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना पड़ता है। मतलब कहने का मतलब है कि इसकी घनत्व, इसका जो घनत्व है वो अधिक है, ठीक है, इसका घनत्व कम है, तो ज्यादा घनत्व वाले को सघन माध्यम बोलते हैं, कम घनत्व वाले को विरल माध्यम बोलते हैं। दूसरी कंडीशन,
आपतित कोण का मान क्रांतिक कोण के समान या उससे अधिक होना चाहिए। मतलब ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये आईसी के या तो बराबर होना चाहिए या उससे अधिक होना चाहिए, तभी ये अंदर की तरफ लौटेगी। इससे कम होगा तो ये बाहर निकल जाएगी किरण। देखो किरण क्या निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। ठीक है, हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही अधिक चमकता है। आपने हीरे की चमक देखी है ना, तो हीरा जो चमकता है वो केवल पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही चमकता है। तो इस टॉपिक से बहुत ही इजी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, है ना। इससे ऊपर एक न्यूमेरिकल भी आता है, उस न्यूमेरिकल को देखने के लिए आपको एक सूत्र याद रखना पड़ेगा। वो सूत्र है साइन आईसी बराबर 1/म्यू। ठीक है, साइन आईसी बराबर 1/म्यू यहां पर लिख रखा है। ठीक है, ये वाला जैसे भी आपको किसी चीज का क्रांतिक कोण दे दे और उस मीडियम की क्या पूछ ले, अपवर्तनांक म्यू पूछ ले, है ना, उसका म्यू पूछ ले, तो साइन आईसी की वैल्यू यहां पुट कर दीजिएगा, उसका आंसर 1/म्यू आ जाएगा। ठीक है, जैसे स्नेल का नियम पता है ना आपको, क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू होता है। ठीक है, म्यू दोनों माध्यम के अपवर्तनांक का रेशो है, इस तरह अपन बात कर सकते हैं ना। ठीक है, तो आई को आईसी बोल दिया, आर को 90 डिग्री बोल दिया, ठीक है 90 डिग्री बोल दिया, वैल्यू रख के सोल्व किया तो क्या गया, साइन आईसी बराबर 1/म्यू। तो इसका सीधा सा आप याद रख सकते हैं, साइन आईसी बराबर 1/म्यू। म्यू क्या है यहां पर, अपवर्तनांक। म्यू क्या है, अपवर्तनांक है म्यू। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो म्यू पूछ सकता है, क्रांतिक कोण पूछ सकता है, आपको यहां पर कुछ भी चीज पूछ सकता है। ठीक है, कुछ माध्यम के मैंने क्रांतिक कोण अपवर्तनांक आपको यहां पर दिए गए हैं। जो जल होता है उसका अपवर्तनांक होता है 1.33, मतलब ये म्यू की वैल्यू होती है। ठीक है, ये वैल्यू सोल्व करेंगे तो क्रांतिक कोण आता है 48.75। क्राउन कांच और एक सघन कांच होता है ना, और एक होता है हीरा, इन सबके अपवर्तनांक दिए गए हैं और इन सबके क्रांतिक कोण के मान यहां पर दिए गए हैं। देखिए हीरे का क्रांतिक कोण 24.41 होता है। ठीक है, लेकिन जल का ज्यादा होता है। तो मतलब छोटे से एंगल से भी अगर आप लाइट बेंड करके डालोगे हीरे के ऊपर तो हीरा चमकेगा, है ना। लेकिन जल पे एक पर्टिकुलर एंगल से डालोगे तभी लाइट वहां पे रिफ्लेक्ट होती है। समझ में आ गई बात आपको। लेकिन हीरा कम एंगल पे ही जब लाइट इंसिडेंट होती है, हीरे के अंदर से निकलती है, तो वहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अभी अब आगे चल के अपन उसका डायग्राम भी देख लेंगे। ठीक है, इस तरह का देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ अनुप्रयोग है। आपने आजकल सुना होगा जियो फाइबर, जियो फाइबर आपने सुना होगा। ठीक है, जिसे ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं। क्या नाम है, ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, तो यहां पर आपको एक संरचना दिख रही होगी, ये ऑप्टिकल फाइबर है, ये वाला। ठीक है, ये ऑप्टिकल फाइबर है, ये तो इसका कवर है बाहर। ठीक है, ये ऑप्टिकल फाइबर है। तो यहां पर देखिए प्रकाश की किरण आई, देखो ऐसे ऐसे निकल के जा रही है। ठीक है, तो अंदर के अंदर ही सरफेस पे निकल के जा रही है। आपने ये लैंप भी देखा होगा बहुत बार, है ना, ये लैंप देखा होगा ना, जिसके आगे वाले जो पॉइंट होते हैं ये चमकते हैं, नीचे से लाइट आती है। तो इसमें क्या होता है कि ये एक ट्यूब होती है। ठीक है, ये फाइबर कांच के बने होते हैं जिसमें प्रकाश यात्रा कर सकता है, बहुत पतले प्लास्टिक के धागे जैसी होती है। ठीक है, तो यहां पर अगर लाइट चली गई तो ऐसे अंदर के अंदर टकराते 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 आपको बाहर की तरफ निकलती है। ठीक है, तो एक सिरे से लाइट जाएगी और दूसरे सिरे से लाइट निकलेगी। समझ में आ गया आपको। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक अनुप्रयोग है। इसका उपयोग संचार के साधनों में होता है। आप लोग आजकल जो जियो फाइबर सुन रहे हैं वो कुछ यही है। ठीक है, क्योंकि जियो फाइबर की स्पीड, जियो फाइबर से जब हम नेट चलाते हैं तो आपके मोबाइल के इंटरनेट की स्पीड बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जियो फाइबर, ये जो भी फाइबर होते हैं, ये ऑप्टिकल फाइबर होते हैं, इसमें जो संकेत ट्रांसफर होते हैं वो प्रकाश की फॉर्म में होते हैं। और आपको पता है प्रकाश जो लाइट होता है वो सबसे तेज गति करता है, इसलिए आपकी संचार की स्पीड बढ़ जाती है। तो कम्युनिकेशन जो है उसके अंदर ऑप्टिकल फाइबर का यूज होता है, जो कि एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही अनुप्रयोग है। ठीक है, क्वेश्चन कैसा भी बन सकता है। ठीक है, क्वेश्चन कैसा भी बन सकता है, अनुप्रयोग से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे। रेगिस्तान, ये तो सब देखते हैं, आपको मिराज इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, मृग तृष्णा भी इसको बोलते हैं। तृष्णा मतलब प्यास, मृग मतलब हिरण। जब हिरण रेगिस्तान में जाता है, आप बोलोगे सर हिरण रेगिस्तान में कैसे आते हैं। ठीक है, रेगिस्तान में भी होते हैं। ठीक है, रेगिस्तान में भी होते हैं, है ना। कुछ आपको पता है एक बड़े सेलिब्रिटी ने हिरण का शिकार किया था ना। ठीक है, कहाँ किया था, रेगिस्तान में किया था। तो होते हैं वहां पर। तो क्या होता है जब गर्मी होती है तो हिरन जब रेगिस्तान में घूमता है, अपन को भी अपन देखते होंगे कि रेगिस्तान में क्या होता है, दूर से देखते हैं ऐसा लगता है वहां बहुत सारा पानी है। जब अपन रोड पे जाते हैं ना तो रोड पे देख के भी लगता है कि वहां बहुत सारा पानी पड़ा है रोड के ऊपर, लेकिन पास जाते देखते सब कुछ होता नहीं है। ठीक है,
तो वो सारा का सारा इफेक्ट उसको बोलते हैं मृग तृष्णा या मिराज इफेक्ट बोलते हैं। ये सब भी किस रीजन से हो रहा है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से हो रहा है, कि सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। क्यों होता है? क्योंकि जो वायुमंडल है उसके द्वारा होता है, ठीक है। तो जब रेगिस्तान या गर्मी के दिनों में मृग तृष्णा के रूप में भी होता है, जैसे प्रकाश की किरण आसमान के ऊपर यात्रा करके धरती पर गिरती हैं, तो वह धीरे धीरे अपने अभिलंब से दूर होती जाती है। चूंकि इसके कारण आपतन कोण क्रांति कोण से बढ़ जाता है और यह गर्मी के दिनों में रेगिस्तान या किसी खुली जगह में मृग तृष्णा पैदा करता है। मृग तृष्णा मतलब हिरण को बहुत ज्यादा प्यास लगती है तो देखता है दूर पानी है तो भागता है, इसलिए इसको मृग तृष्णा नाम दिया गया। वैसे इसको मिराज इफेक्ट भी बोलते हैं, आप परिचित हो इससे, ठीक है। आपको हीरा का दिख रहा होगा डायग्राम, है ना। यहाँ पर देखिए, यहां से लाइट आई, ये टकराई, ये टकराई, ये से आई, इधर से भी लाइट आई, तो ऐसे बहुत सारी लाइट इसके अंदर आ जाती है और ये आपस में टकरा टकरा के अंदर एक चमक उत्पन्न करती है, ठीक है। तो देखो ये टकरा टकरा के अंदर के अंदर ही घूम रही है। हीरा तो ट्रांसपेरेंट होता है, हीरा तो क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। तो कहने का मतलब है जैसे ये लाइट आई यहाँ पर, ये अंदर आई, तो ये आर पार जानी चाहिए थी ना, लेकिन आर पार नहीं जाती, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है, फिर यहाँ से घूम के यहाँ आती है, ठीक है। तो अंदर के अंदर ही लाइट क्या होती है? बार बार परावर्तित होती है, जिससे हीरा में चमकदार दिखाई देता है। जब प्रकाश किरण हीरे में प्रवेश करती है तो हीरे की कटाई और आकार के कारण प्रकाश का क्रांति कोण बहुत छोटा हो जाता है, इसलिए इसमें होने वाले कुल आंतरिक परावर्तन के कोण की तुलना क्रांति कोण बहुत छोटा होता है, जिससे हीरा चमकदार दिखाई देता है। यहाँ पर लिख रखा है कटाई और आकार। अपन बोलते हैं ना इतने कैरेट का हीरा, जितना कैरेट का हीरा होगा उतना ज्यादा शाइन करेगा, उतना चमकेगा, तो उसकी सतह जो होती है वो उतनी ही फाइन सतह होती है, स्ट्रक्चर उसकी इतनी फाइन होती है कि वहां पर प्रकाश बार बार पुनरावर्तित हो। पुनरावर्तित मतलब बार बार उसका परावर्तन हो, ठीक है। इसलिए आपको हीरा बहुत चमकदार दिखाई देता है, ठीक है। ये देखो, ये प्रिज्म भी देखने को मिलता है। ये एक विशेष प्रकार के प्रिज्म होते हैं जो प्रकाश की किरण को एक पर्टिकुलर दिशा देने में काम करते हैं, ठीक है। यहां से लाइट आई, देखो इस जगह से, ठीक है, तो ये यहां से टकरा के बाहर निकलनी चाहिए, लेकिन इस प्रिज्म का ये क्या है? 45 डिग्री आपतन कोण है, मतलब क्रांति कोण है। इस एंगल से लाइट आएगी तो यहां से रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी, यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो गया इसका, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। तो कांच का बना होता है, लाइट तो आर पड़ जाएगी, लेकिन ये एक 90 डिग्री का एक क्या है? प्रिज्म है, स्पेसिफिक प्रिज्म है जो पर्टिकुलर एंगल से लाइट को बेंड करने के लिए जाना जाता है। तो ये 90 डिग्री वाला है, ठीक है। ये प्रकाश की किरण जो आएगी उसको 180 डिग्री पे रोटेट कर देगा। प्रकाश की किरण यहां से आई, यहां से टकरा के निकल गई, ठीक है। तो प्रकाश की किरण को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देने के लिए भी ऐसे प्रिज्म का उपयोग किया जाता है जो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। इनके कुछ क्रिटिकल एंगल होते हैं। 45 डिग्री यहां पर देखने को मिला है, देखो 45 डिग्री पे ही हो रहा है और 45 डिग्री पे ही ये हो रहा है, ठीक है। यहां पर 90 डिग्री प्रकाश बेंड हो रहा है और यहां पर 180 डिग्री प्रकाश की किरण को घुमाया जा रहा है, ठीक है। आगे देखिए, दूरबीन, टेलीस्कोप, पेरिस्कोप, ये कुछ उपकरण हैं, इसमें भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग देखने को मिलता है। आपने एक चीज एक वो करते हैं, टेस्ट करते हैं डॉक्टर, एंडोस्कोपी। पेट के अंदर, मतलब आपके मुंह की सहायता से, आपकी आहार नली से होते हैं, पेट में अगर कोई दिक्कत होती है, किसी की ज्यादा जलन लगती है, खाना पचता नहीं है, ज्यादा डकारें आती है, तो उसके लिए एक प्रयोग किया जाता है, एक टेस्ट किया जाता है, एंडोस्कोपी उसको बोलते हैं। तो आपके मुंह की सहायता से श्वास नली से होते हुए एक नली डाली जाती है, ठीक है। तो वो नली देखो ये रही, है ना, वो अंदर जल के सारा का सारा अंदर की स्ट्रक्चर बना देती है, तो वो सभी एंडोस्कोपी कहलाती है। तो एंडोस्कोपी के अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन बन सकता है एंडोस्कोपी प्रकाश की किस घटना पर आधारित है? तो बोलेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित है, ठीक है। दंत चिकित्सक में किया जाता है, आप लोग देख चुके होंगे इस तरह का, है ना, एंडोस्कोपी जानते होंगे आप लोग, ठीक है, इस तरह के, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि माध्यम एक से माध्यम दो में प्रकाश की किरण जाती है, तो वो तो अपवर्तन की घटना है। तो अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या अंतर है? ठीक है, आइए एक एक करके देखते हैं। यह तभी घटित होता है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। मैंने बोल दिया कंडीशन, सघन से विरल में ही जाना चाहिए, अदर कोई भी केस हो तो ये नहीं होगा। यहां बोले यह तभी घटित होता है जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में गुजरता है। ये दोनों ही में पॉसिबल है, सघन से विरल में भी और विरल से सघन में भी, दोनों में जा सकता है, ठीक है। यह तभी हो सकता है जब इसके सभी मापदंड पूरे हो, मतलब इसकी आवश्यक शर्त होती है कि क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, सघन से विरल में होना चाहिए, लेकिन इसके लिए कोई मापदंड की आवश्यकता नहीं है, बस दो माध्यम होने चाहिए। यह
सभी प्रकाश की किरणों इसमें परावर्तित हो जाती है, मतलब प्रकाश की किरण कोई भी हो परावर्तित हो जाती है। प्रकाश किरणों का केवल एक भाग ही इसमें परावर्तित होता है, शेष भाग बिखर जाता है और या अपवर्तित हो जाता है। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि जब प्रकाश की किरण आती है तो कुछ भाग परावर्तित भी हो जाता है और कुछ भाग, शेष भाग क्या हो जाता है, बिखर जाता है या अपवर्तित होता है। जैसे कि एक कांच को देखो सामने से तो आपको आर पार का दिखेगा, कांच को थोड़ा सा टिल कर दोगे ना आप तो आपको थोड़ा बहुत आर पार का भी दिखेगा और थोड़ा ऊपर का भी दिखेगा, रिफ्लेक्शन आता है ना। तो उस केस की बात कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है और इसके कारण वस्तु सामान्य प्रतिबिंब की तुलना में अधिक चमकती है। इसमें प्रकाश की तीव्रता कम होती है, इस कारण परावर्तन सामान्य होता है तथा वस्तु भी अधिक चमकती नहीं है। इसमें लाइट का जो होता है वो रिफ्लेक्शन कम होता है और यहाँ पर ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर वस्तु ज्यादा चमकती है। यहाँ से तो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग नहीं रहा बन रहे हैं, लेकिन फिर भी आप थोड़ा एक बार रीड कर लेना, काम आ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, एक दो क्वेश्चंस भी करके देख लेते हैं अपन। ठीक है, एक ऑप्टिकल फाइबर आपको दिया गया है, उसका अपवर्तनांक n1 बराबर 1.5 है, या अपन बोले कि आपके पास दो ऑप्टिकल फाइबर है, एक ये रहा और एक ये रहा। प्रकाश की किरण यहां से यहां जा रही है, ठीक है, तो जब इससे निकल के दूसरे में जा रही है तो यहां पर परावर्तन होगा, ये सीधा निकल जाएगी किरण, है ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, सीधे निकल जाएगी। n 1.5 ये अपवर्तनांक है, n बोलो या म्यू बोलो, वाले ग्लास से बना है जो अपवर्तनांक n2 के दूसरे ग्लास से घिरा हुआ है। ठीक है, तो क्लेडिंग का अपवर्तनांक n2 ज्ञात कीजिए। तो अपने पास एक सूत्र है, क्रांतिक कोण अपन को थीटा बराबर कितना दे रखा है, 80 डिग्री दे रखा है, 80। n1 की वैल्यू दी गई, n2 की वैल्यू पूछी है। साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला था अपने पास, साइन थीटा बराबर 1/म्यू था। ठीक है, 1/म्यू था, या इसको 1/n भी अपन बोल सकते हैं, है ना। n की वैल्यू कितनी होती है, n1/n2, तो वैल्यू यहां रखी, ऊपर चला गया, ये फॉर्मूला बन गया। साइन 80 की वैल्यू पता है, n2 की वैल्यू नहीं पता, n1 की वैल्यू पता है 1.5। साइन 80 की वैल्यू निकाल लेंगे, सोल्व करके रख देंगे, n2 की वैल्यू यहाँ पर निकल के आ जाएगी। और अगर क्वेश्चन में कभी कभी देखो एग्जाम में है ना, इस तरह के क्वेश्चन में आपको यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू भी दी जा सकती है। ठीक है, अपवर्तनांक की वैल्यू तो देगा ही, साइन थीटा की वैल्यू भी दे सकता है। आगे देखिए, उस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए जिसका क्रांतिक कोण 40 डिग्री है। ठीक है, मतलब आपको थीटा 40 दे दिया, म्यू पूछा है, तो इसका सीधा सा क्या है, सूत्र है, साइन थीटा बराबर 1/म्यू, या 1/n भी बोल सकते हैं, है ना। ठीक है, तो आपको थीटा दे दिया, म्यू पूछा है, तो म्यू बराबर हो जाएगा 1/साइन थीटा। साइन की वैल्यू कितनी रखनी, 40 रखनी है, साइन 40 का 0.65, 1/1.6, आसान है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, क्रांतिक कोण ज्ञात करने का सूत्र है। क्रांतिक कोण ज्ञात करने का इनमें से कौन सा सूत्र है जिससे अपन क्रांतिक कोण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन को प्रदर्शित करते हैं, अभी अभी मैंने बताया था। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, इसी के साथ अपना एक और टॉपिक अपन लगातार बढ़ते जा रहे हैं किरण प्रकाशिकी वाली यूनिट को कंप्लीट करने में। तो अपना एक और टॉपिक यहां से कंप्लीट होता है जिसका नाम है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।